नमस्कार। आज हमारे पास जीएसटी से जुड़े कुछ स्टडी नोट्स हैं और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। या बस इस सिस्टम को ठीक से समझना चाहते हैं। बिल्कुल। जीएसटी को अक्सर एक देश एक टैक्स कह दिया जाता है, पर असल में ये एक सिस्टम है जिसके कई अलग-अलग चेहरे हैं। आज हम इन नोट्स के जरिए जीएसटी के 3 ऐसे ही चेहरों को देखेंगे। एक चेहरा जो छोटे कारोबारियों के लिए सब कुछ आसान बनाने की कोशिश करता है। वो है कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ। दूसरा चेहरा जो इस पूरे सिस्टम का इंजन है, मतलब जिसके बिना जीएसटी की गाड़ी चली नहीं सकती। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। और तीसरा एक बिल्कुल उल्टा नियम जो टैक्स चोरी रोकने के लिए बनाया गया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम देखेंगे कि ये तीनों हिस्से मिलकर कैसे एक संतुलन बनाते हैं और कहाँ शायद ये संतुलन बिगड़ता भी है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम। ये स्कीम छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है और कहा जाता है कि ये बहुत सरल है। लेकिन अगर ये इतनी ही अच्छी है तो हर छोटा बिजनेस इसे अपना क्यों नहीं लेता? इसमें जरूर कोई पेंच होगा। आखिर ये है क्या और काम कैसे करती है? बिल्कुल सही सवाल है। पेज तो है और वो एक ट्रेड ऑफ में छिपा है। कॉम्पोजिशन स्कीम असल में आप कह सकती हैं छोटे कारोबारियों के लिए एक सौदा है। एक सौदा? हाँ, सरकार कहती है आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स और रिटर्न फाइलिंग के झंझट से बच जाइए, बस अपने टर्नओवर पर एक छोटा फिक्स्ड रेट से टैक्स दे दीजिए। इसका मकसद कंप्लायंस को आसान बनाना है। ताकि व्यापारी बिजनेस पर ध्यान दें, टैक्स की उलझनों पर नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये एक इजी मोड जैसा है। इसके फायदे क्या क्या हैं? सीधे सीधे 4 बड़े फायदे हैं। पहला, टैक्स की दरें बहुत कम है, 1%, 5%, 6%। बहुत कम है ये तो। हाँ। दूसरा, हिसाब किताब बहुत आसान है। आपको हर खरीद बिक्री पर टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, बस अपने कुल टर्नओवर पर टैक्स देना है। ओके। तीसरा, पेपर वर्क बहुत कम है। जहां रेगुलर डीलर्स को हर महीने रिटर्न भरना पड़ता है, इन्हें सिर्फ क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करना है और साल में एक ही एनुअल रिटर्न। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी राहत है। और चौथा, जाहिर है इससे बिजनेस चलाना आसान हो जाता है। ये तो सुनने में वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। तो कौन लोग इस इजी मोड को चुन सकते हैं? क्या टर्नओवर की कोई लिमिट है? हाँ, लिमिट ही इसका पहला दरवाजा है और ये लिमिट गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग-अलग है। अच्छा। अगर कोई गुड्स में डील करता है, जैसे कोई दुकानदार या छोटा मैन्युफैक्चरर, तो उसके लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। एक मिनट, ये एग्रीगेट टर्नओवर, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ टैक्सेबल सेल्स को गिनता है? नहीं, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है एक पैन नंबर से जुड़े सभी बिजनेसेस की कुल कमाई। सभी बिजनेसेस की? हाँ, इसमें टैक्सेबल सेल्स, एग्जेम्प्ट सेल्स, एक्सपोर्ट्स सब कुछ शामिल होता है। सरकार बिजनेस का पूरा स्केल देखना चाहती है, सिर्फ टैक्स लगने वाली बिक्री नहीं। समझ गया। तो ये 14.5 करोड़ की लिमिट क्या सभी राज्यों के लिए एक जैसी है? ज्यादातर के लिए हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये लिमिट कम रखी गई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के राज्य? हाँ, और उत्तराखंड भी। इन राज्यों के लिए ये लिमिट 75 लाख रुपए है। अच्छा, क्योंकि वहां बिजनेस का स्केल आमतौर पे छोटा होता है। बिल्कुल। ये तो हुई गुड्स की बात। और जो लोग सर्विसेज देते हैं, जैसे कोई कंसल्टेंट या डिजाइनर? अगर कोई सिर्फ सर्विसेज देता है, रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़कर, तो उनके लिए टर्नओवर की लिमिट 50 लाख रुपए है। तो आप देख सकते हैं, गुड्स के लिए ज्यादा छूट है और सर्विसेज के लिए कम। और टैक्स रेट्स क्या हैं? रेट्स भी टर्नओवर की तरह ही कैटेगरी के हिसाब से बटे हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स हैं गुड्स के, उन्हें अपने टर्नओवर का सिर्फ 1% टैक्स देना होता है। सिर्फ 1%? हाँ, आधा सीजीएसटी, आधा एसजीएसटी। जो रेस्टोरेंट्स शराब नहीं परोसते, उनके लिए रेट 5% है और जो अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए 6% है। तो अब आते हैं उस पेज पर जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अगर फायदे इतने हैं तो नुकसान क्या हैं? वो शर्तें क्या हैं जो एक बिजनेस को इस स्कीम से दूर रख सकती हैं? यहीं पर वो ट्रेड ऑफ सामने आता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप ग्राहकों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ओहो। जारी करते हैं। इसका मतलब, अगर आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं, तो आप ग्राहक से 100 रुपए ही लेंगे। टैक्स आपको अपनी जेब से भरना होगा। अच्छा, मतलब टैक्स का बोझ सीधे व्यापारी पर आता है, ग्राहक पर नहीं? बिल्कुल। और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा नुकसान है,
वो ये कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का फायदा नहीं मिलता। आईटीसी नहीं मिलता? नहीं, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लें कि आपने अपनी खरीद पर जो भी जीएसटी दिया है वो आपका खर्चा बन जाता है। आप उसे अपनी टैक्स लायबिलिटी से घटा नहीं सकते। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब जीएसटी चेन से आप एक तरह से कट जाते हैं। एकदम सही। सरकार का नजरिया साफ है। अगर आप आसान रास्ता चुनेंगे तो आप जीएसटी की मेन क्रेडिट चेन का हिस्सा नहीं बन सकते। ये स्कीम आपको टैक्स सिस्टम में रखती है, पर एक अलग बंद गली में। इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं, जैसे आप इंटरस्टेट सप्लाई यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल नहीं बेच सकते। ओके। और अगर आपके एक पैन पर कई बिजनेस हैं, तो या तो सबके सब कॉम्पोजिशन स्कीम में होंगे या कोई भी नहीं। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में सबसे बड़ा नुकसान आईटीसी ना मिलना है। इससे ये साफ है कि आईटीसी ही जीएसटी की जान है। आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है कि इसके बिना पूरी स्कीम का फायदा ही खत्म हो जाता है? आईटीसी को, जैसा मैंने कहा, जीएसटी सिस्टम का दिल कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है टैक्स पर टैक्स को खत्म करना। कैस्केडिंग इफेक्ट। बिल्कुल। जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स है, यानी प्रोडक्शन से लेकर फाइनल कंजम्पशन तक हर स्टेज पर टैक्स लगता है। आईटीसी ये सुनिश्चित करता है कि हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगे, पूरे अमाउंट पर नहीं। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। इसे एक मिठाई की दुकान के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक हलवाई ने मिठाई बनाने के लिए चीनी, दूध और घी खरीदा और इन सब पर उसने 100 रुपए का जीएसटी चुकाया। ये उसका इनपुट टैक्स है। हाँ। अब उसने मिठाई बनाकर बेची और ग्राहक से 250 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया। ये उसका आउटपुट टैक्स है। ओके। अब उसे सरकार को पूरे 250 रुपए नहीं देने हैं। वो अपने दिए हुए 100 रुपए जो उसने इनपुट पर चुकाए थे, उसे काटकर सिर्फ 150 रुपए ही सरकारी खजाने में जमा करेगा। और वो 100 रुपए? वो 100 रुपए जो उसने घटाए, वही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अच्छा, तो ये क्रेडिट क्लेम करने की कुछ शर्तें भी होंगी? ऐसा तो नहीं है कि हर खरीद पर दिया गया टैक्स आपको क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा? बिल्कुल, और ये शर्तें बहुत सख्त हैं। 5 मुख्य शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए। बिना कागज के कोई क्लेम नहीं। ये तो ठीक है। दूसरी, आपको वो गुड्स या सर्विसेज असल में मिल चुके होने चाहिए। अगर सामान किश्तों में आ रहा है तो क्रेडिट तभी मिलेगा जब आखिरी किश्त भी आ जाएगी। ये भी तार्किक लगता है। और तीसरी शर्त तो खरीदार के साथ नाइंसाफी है। मैंने तो अपना टैक्स ईमानदारी से दे दिया, अब वो सरकार को देता है या नहीं, ये मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? इसमें तो ईमानदार खरीदार भी फंस जाएगा। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और इसी नियम को लेकर बिजनेस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा बहस होती है। सरकार का तर्क है कि इससे पूरी सप्लाई चेन में सेल्फ पुलिसिंग होती है। सेल्फ पुलिसिंग? हाँ, हर खरीदार ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसका सप्लायर टैक्स जमा करे ताकि उसका आईटीसी न फंसे। लेकिन हाँ, इसमें ईमानदार खरीदार के लिए मुश्किलें जरूर पैदा होती हैं। चौथी शर्त? चौथी शर्त है कि आपने खुद अपना रिटर्न फाइल कर दिया हो, और पांचवी कि वो खरीद बिजनेस के लिए हुई हो, पर्सनल यूज के लिए नहीं। बाप रे, मतलब टैक्स क्रेडिट इस्तेमाल करने के लिए भी इतनी दिमागी कसरत। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों का क्रेडिट पड़ा है, तो क्या मैं इसे किसी भी तरह की टैक्स लायबिलिटी चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, इसके लिए भी एक तय क्रम है जिसे ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन कहते हैं। ओके। सबसे पहले और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है आईजीएसटी का क्रेडिट। इससे आप पहले आईजीएसटी का टैक्स चुकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर फिर भी बच जाता है तो आप उसे सीजीएसटी और एसजीएसटी का टैक्स चुकाने के लिए किसी भी अनुपात में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आईजीएसटी क्रेडिट खत्म होने के बाद? उसके बाद आप सीजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे, पहले सीजीएसटी चुकाने के लिए और अगर कुछ बचा तो आईजीएसटी चुकाने के लिए। और एसजीएसटी? इसी तरह एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी के लिए और फिर आईजीएसटी के लिए। यहाँ सबसे जरूरी नियम ये है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच एक मजबूत दीवार है। मतलब? आप सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी चुकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी चुकाने के लिए नहीं। इस सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच इतनी सख्ती क्यों है? ये दोनों तो सरकार के ही खाते में जाते हैं, फिर इतनी मजबूत दीवार क्यों? क्योंकि जीएसटी का ढांचा डुअल है। सीजीएसटी केंद्र सरकार का हिस्सा है और एसजीएसटी राज्य सरकार का। अगर इनके क्रेडिट को
आपस में सेट ऑफ करने की इजाजत दे दी तो राज्यों और केंद्र के बीच टैक्स रेवेन्यू का हिसाब किताब करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। समझ गया। और क्या इस क्रेडिट को क्लेम करने की कोई टाइम लिमिट भी है? हाँ, बिल्कुल है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइस का आईटीसी आप अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक या एनुअल रिटर्न भरने की तारीख तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो, क्लेम कर सकते हैं। और अगर चूक गए तो? अगर आप ये डेडलाइन चूक गए तो वो क्रेडिट हमेशा के लिए लैप्स हो जाता है। तो हमने देखा कि आईटीसी सिस्टम को साफ सुथरा रखने के लिए कितने नियम हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहां टैक्स कंप्लायंस करवाना बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों के लिए सरकार क्या करती है? शायद यहीं पर हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। हाँ, बिल्कुल। सामान्य तौर पर गुड्स या सर्विसेज का सप्लायर सरकार को जीएसटी देता है। इसे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, मतलब टैक्स आगे की तरफ बहता है। ठीक है। लेकिन रिवर्स चार्ज में ये प्रक्रिया पूरी तरह उलट जाती है। यहाँ सप्लायर की जगह सर्विस लेने वाला यानी रेसिपिएंट सीधे सरकार को जीएसटी जमा करता है। जिम्मेदारी सप्लायर से हटकर बायर पर आ जाती है। अच्छा, मतलब टैक्स देने की जिम्मेदारी खरीदार की हो जाती है। पर ऐसा क्यों किया जाता है? इसका लॉजिक क्या है? इसका मुख्य लॉजिक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना और टैक्स कलेक्शन को आसान बनाना। सरकार को लगता है कि कुछ मामलों में हजारों छोटे-छोटे सप्लायर से टैक्स वसूलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। तो इसके बजाय उन कुछ 100 बड़े और ऑर्गेनाइज्ड बायर्स से टैक्स वसूलना ज्यादा आसान है जो उनसे माल या सेवाएं खरीद रहे हैं। किन मामलों में ये लागू होता है? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, इसके 3 मुख्य सिनारियोज हैं। पहला, सरकार ने कुछ सर्विसेज और गुड्स को नोटिफाई किया है, जैसे अगर कोई कंपनी किसी वकील से लीगल सर्विसेज लेती है, हाँ। तो उस सर्विस पर जीएसटी वो वकील नहीं, बल्कि वो कंपनी सीधे सरकार को जमा करेगी। इसी तरह स्पॉन्सरशिप सर्विसेज या किसी डायरेक्टर द्वारा कंपनी को दी गई सर्विसेज पर भी आरसीएम लगता है। और गुड्स के मामले में? कुछ गुड्स जैसे काजू, तंबाकू के पत्ते, जहां छोटे और अनऑर्गेनाइज्ड किसान बेचते हैं, वहां भी खरीदने वाली बड़ी फैक्ट्री पर आरसीएम के तहत टैक्स देने की जिम्मेदारी डाल दी गई है। और दूसरा सिनेरियो? दूसरा सिनेरियो तब आता है जब कोई अनरजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर को माल या सर्विस बेचता है, तो उस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी उस रजिस्टर्ड डीलर की होती है। इससे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी टैक्स नेट में आ जाता है। बिल्कुल। और तीसरा सिनेरियो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का, जहां कुछ खास सर्विसेज के मामले में टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी ऑपरेटर की होती है, सर्विस देने वाले की नहीं। तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब ये निकलता है कि अगर कोई बिजनेस आरसीएम के तहत टैक्स देने के लिए लायबल है, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, भले ही उसका टर्नओवर 20 या 40 लाख की लिमिट से बहुत कम हो। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेक्शन 24 के अनुसार आरसीएम के तहत टैक्स चुकाने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो। हाँ, उन पर टर्नओवर की सामान्य लिमिट लागू नहीं होती। अगर आपने आरसीएम वाली कोई सर्विस या सामान खरीदा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, चाहे आपका टर्नओवर सिर्फ 1 रुपया क्यों ना हो। तो आज हमने इन स्टडी नोट से जीएसटी के 3 अलग-अलग चेहरों को बहुत गहराई से समझा। कॉम्पोजिशन स्कीम, जो छोटे व्यापारियों के लिए सिंप्लिसिटी का वादा करती है, लेकिन आईटीसी का बड़ा फायदा छीन लेती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो पूरे सिस्टम की रीढ़ है और टैक्स पर टैक्स को रोकता है, लेकिन इसकी शर्तें बहुत सख्त हैं। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कंप्लायंस सुनिश्चित करने के लिए टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी ही उलट देता है। अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, तो ये जीएसटी के डिजाइन में छिपे एक तनाव को दिखाते हैं, सिंप्लिसिटी और कंप्लायंस के बीच का तनाव। सही कहा। कॉम्पोजिशन स्कीम सिंप्लिसिटी देती है, पर आपको क्रेडिट चेन से बाहर कर देती है। रेगुलर स्कीम आपको आईटीसी का पूरा फायदा देती है, पर कंप्लायंस का बोझ भी डालती है। और आरसीएम? और आरसीएम ये सुनिश्चित करता है कि जहां कंप्लायंस मुश्किल हो, वहां भी टैक्स सरकार तक पहुंचे, भले ही इसके लिए नियम को उलटना पड़े। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, जिसके अलग-अलग हिस्से अलग-अलग जरूरतें और मजबूरियां पूरी करते हैं। तो आज की इस चर्चा से एक सवाल सोचने के लिए ये है कि क्या टैक्स सिस्टम को डिजाइन करते समय छोटे और बड़े बिजनेसेस के लिए नियमों में इतना फर्क रखना सही है?
क्या वन नेशन वन टैक्स की भावना का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि नियम भी सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक जैसे हों, चाहे बिजनेस का साइज कुछ भी हो? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।